आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और रिजवानुल हक यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी भी तबके से हो, चाहे वो नर्सिंग से हो, फार्मा से हो, कोई भी कोर्स हो, तो हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन आप ऑपरेशन थिएटर्स में देखेंगे, या आप आईसीयू में देखेंगे, या आप यूजुअली हम कोविड डिपार्टमेंट्स में भी करते हैं, और कभी भी हो सकता है। अगर आप कभी कभार एम्बुलेंस में किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस वक्त पेशेंट को अरेस्ट हुआ, या अरेस्ट के हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, तो उस वक्त भी एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करनी ज़रूरी होती है। तो करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करते कैसे है। तो करते हम स्टार्ट। एंडोट्रैकियल इंटुबेशन जो है, इसमें हम करते क्या है, पेशेंट का मुंह हम खोलते हैं। तो मुंह खोलने की भी एक टेक्निक होती है, कैसे खोलते हैं, क्यों खोलते हैं। खोलने के बाद हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। नंबर 1, देखिए, जब भी हम एंडोट्रैकियल इंटुबेशन के बारे में बात करते हैं, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन में यूजुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट के ट्रैकिया के अंदर एक ट्यूब डालते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? वेंटिलेशन के लिए। फॉर व्हाट पर्पस? ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन देना और पेशेंट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। सिंपली एंडोट्रैकियल इंटुबेशन इसलिए हम पेशेंट को करते हैं ताकि हम थ्रू आउट द सर्जरी या आईसीयू में पेशेंट को वेंटिलेट कर सके। तो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन में हम एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं। देखिए, दिस इज द एंडोट्रैकियल ट्यूब, दिस इज ट्रांसपेरेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब। इसी ट्यूब को हम, अगर सर्जरी करते हो, इसी ट्यूब को हम पेशेंट के अंदर डालेंगे और फिर वेंटिलेट करेंगे थ्रू आउट द सर्जरी। अगर आप आईसीयू में हो, तो आईसीयू में भी यही हम डालते हैं। तो उस वक्त हम सर्जरी नहीं करेंगे, उस वक्त हम आईसीयू में पेशेंट को क्या करेंगे, सिंपली वेंटिलेट। देखिए, जब भी हम पेशेंट को आईसीयू लेते हैं, हमने सर्जरी खत्म की, सर्जरी के बाद हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, आईसीयू में। अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो, तो उस वक्त हम इंटुबेट करते हैं। इंटुबेट के साथ साथ पेशेंट को हम ऑटोमेटिक वेंटिलेट करते हैं। कोई पेशेंट घर से आता है, किसी, जैसे हम कोविड में बोलते हैं, कोविड में उस वक्त क्या होता था, पेशेंट की सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती थी। उस वक्त भी हम पेशेंट को वेंटिलेट कर, इंटुबेट करके ऑटोमेटिक वेंटिलेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हम एंडोट्रैकियल इंटुबेशन की बात करते हैं, इसमें हम एक ट्यूब यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब याद रखिएगा। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है, ये 2 टाइप्स का होता है यूजुअली। तो पहले जमाने में हम यूज करते थे रेड रबर एंडोट्रैकियल ट्यूब, मगर आज जो हम यूज करते हैं वो है पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी यूजुअली आपने देखा होगा घर में, जब भी हम कोई भी पाइप्स डालते हैं ना, पाइप्स जहां से पानी सप्लाई होता है, वो भी पीवीसी होता है। यही पीवीसी की बनी हुई होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हम बता देंगे उसमें इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले, जब भी हम पहले ज़माने में एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करते थे, तो उस वक्त एंडोट्रैकियल ट्यूब जो था वो रेड रबर का होता था। रबर, सिंपली रेड रबर का बना हुआ होता था। तो आजकल के दौर में ये यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है? इससे जब हम डालते थे अंदर, पहली बात, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। अगर कभी कभार ब्लॉकेज आ जाए, हमको समझ नहीं आता था ब्लॉकेज हुई हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई हो, या हमको जो भी इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, तो हमको रेड रबर से कुछ भी समझ नहीं आता था। तो और एक चीज़, ये होता है रेडियोल्यूसेंट। कौन सा? रेड रबर ट्यूब, रेडियोल्यूसेंट। अब रेडियोल्यूसेंट क्या होता है, आगे जाके आपको वीडियो में अच्छे तरीके से पता चलेगा जब हम पीवीसी वाला क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, रेड रबर जो है, इससे क्या होता है कि जो अंदर वाली हमारी लेयर्स होती है, एंडोथेलियल लेयर्स जो होती है, वो ज़्यादा डैमेज होती थी। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। ये तीसरी बात, इसको हम कंटिन्यूसली, हमने एक पेशेंट में इंटुबेट किया था रेड रबर से, अब हमने वापस निकाला, पेशेंट को शिफ्ट किया, इसको ऑटोक्लेविंग के करने के बाद, स्टेरिलाइजिंग करने के बाद 2, 4, 5, 6 बार हम यूज़ कर सकते थे पेशेंट्स में। तो इससे जाहिर सी बात हुई, इससे ट्रांसफर ऑफ डिजीज भी हो सकती थी। और ये रेडियोल्यूसेंट है। कौन? रेड रबर। रेडियोल्यूसेंट क्या बोलते हैं, तो आगे आगे आपको पता चलेगा।
आजकल के जो एंडोट्रैकियल ट्यूब्स आते हैं वो होते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्चुअली पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक। पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक बोले तो ये प्लास्टिक से बना होता है, कौन? पीवीसी। क्लियर? ये वाले एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। देखिए पीवीसी के एक्चुअल में दो टाइप्स होते हैं पीवीसी के। एक होता है फ्लेक्सिबल पीवीसी और दूसरा होता है रिजिड पीवीसी। और जो आप घर में हम यूज करते हैं ना पीवीसी पाइपलाइंस, वो एक्चुअली में रिजिड पीवीसी होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। रिजिड मजबूत वाली पीवीसी लाइंस, जिसे हम ड्रेनेज का जो ये सिस्टम होता है, पानी वानी इनको बाहर निकालते हैं। और यूजुअली हम जो घर में पीने का पानी भी जो होता है उस वक्त भी हम यही वाली पाइपलाइंस यूज करते हैं, पीवीसी रिजिड वाली। और ये जो फ्लेक्सिबल है, पीवीसी फ्लेक्सिबल जो टाइप होता है पीवीसी का, यही इसी का बना हुआ होता है आजकल के एंडोट्रैकियल ट्यूब। क्लियर? समझ आया? तो पीवीसी का क्या फायदा होता है? What are the consequences of PVC over red rubber? क्लियर? पहली बात ये होता है ट्रांसपेरेंट। क्लियर? ट्रांसपेरेंट आपको सीधे दिखता है। देखिए ये रहा पीवीसी का बना हुआ प्लास्टिक है, ठीक, फ्लेक्सिबल भी है। आपने पेशेंट के अंदर डाला, आपको सीधे दिख रहा है कि कितनी ह्यूमिडिटी है, ऑक्सीजन का मतलब जा रहा है, आपको वो भी दिखेगा क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी चेंज आएगी, कुछ ब्लॉकेज मत ना हुई, सीधे आपको आंखों से दिख रहा है। तो रेड रबर में कुछ भी नहीं दिखता था, इससे सब दिखेगा अच्छे से। नंबर 1 पीवीसी वाले ट्रांसपेरेंट होते हैं। नंबर 2 ये होते चीप, भाई सस्ते होते हैं, जो भी चीज सस्ता होगा भाई उसको खरीद लो। नंबर 2 सस्ता होता है। नंबर 3 ये डिस्पोजेबल होता है। पेशेंट में डाल दिया, निकाल के फेंक दो, कोई भी ट्रांसफर ऑफ डिजीज नहीं होगी। एक पेशेंट में कोई भी डिजीज है दूसरे में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? डिस्पोजेबल है भाई। नंबर 4 ये होता है रेडियो ओपैक। देखियो भाई रेडियो ओपैक किसको बोलते हैं? रेडियो ओपैक बोलते हैं। देखो हमने यहां पर बोला रेडियोल्यूसेंट, मैंने नहीं बोला इसको रेडियोल्यूसेंट क्या होता है। अब मैं यहां पर रेडियो ओपैक और रेडियोल्यूसेंट दोनों समझाऊंगा। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ये वाला पीवीसी वाला फ्लेक्सिबल वाला, इसमें एक लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। शायद आपको वीडियो में दिख रही होगी बीच वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक लाइन जब भी आप पेशेंट में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, आईसीयूज में यूजुअली होता है, आईसीयू में जब हम करते हैं तो उस वक्त हम देखते थे कि क्या ये एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया में गया है या ईसोफेगस में गया है। तो उस वक्त हम क्या करते थे? उस वक्त हम ये करते, एक्सरे करते। तो एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखता है बाबा, कुछ भी एंडोट्रैकियल कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही चीज दिखती है, दैट इज यही लाइन दिखती है एक्सरे में, दैट्स कॉल्ड रेडियो ओपेक लाइन। दिस इज रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट बोले तो वो वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसमें रेडियो ओपेक लाइन नहीं हो। जब रेडियो ओपेक लाइन नहीं हो दैट्स कॉल्ड रेडियोल्यूसेंट। इसमें रेडियो ओपेक लाइन नहीं होते, देयरफॉर वी कॉल इट रेडियोल्यूसेंट। क्लियर? तो सबसे पहली बात एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जब हम एक ट्यूब को पेशेंट के अंदर डालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन, चाहे आप थिएटर में हो, चाहे आप इधर हो, क्या बोलते हो, आईसीयू में हो। सबसे पहली बात हमने बोली एंडोट्रैकियल ट्यूब्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेड रबर और पीवीसी। पहले ज़माने में रेड रबर यूज़ करते थे और आज पीवीसी। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में। देखियो बच्चों, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ये हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। हम ऑरल भी कर सकते हैं, ऑरली हम यूजुअली ऑरली करते हैं, यूजुअली 99%, और हम नोज से भी करते हैं, दैट्स कॉल्ड नेजल। इट मीन्स एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के 2 रूट्स है। फर्स्ट वन इज ऑरल रूट, सेकेंड वन इज नेजल रूट। देखिए जब हम नोज से नेजल वाला रूट यूज करते तो उस वक्त दूसरा एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर? और ऑरल वाले में यही होता है। देखिए पहली बात याद रखिएगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है इसके 2 एंड्स होते हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड। जब हम पेशेंट में डालते हैं, जो ये वाला एंड है जो पेशेंट में गया, दिस इज कॉल्ड डिस्टल एंड, और ये वाला एंड जो है ये वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट होता है, एंड दिस एंड इज कॉल्ड व्हाट?
प्रॉक्सिमल एंड, जो डिस्टल एंड जो होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का ये वाला, ये होता है बेवेल्ड। बेवेल्ड बोले तो ये कर्व्ड होता है। कितना कर्व्ड होता है? 45 डिग्री। जो वो वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हम माउथ से डालते हैं उसका जो डिस्टल पोर्ट जो होता है, डिस्टल एंड जो होता है वो होता है बेवेल्ड। कितना बेवेल्ड होता है? 45 डिग्री। और वो वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हम नोज से इस्तेमाल करते हैं, नोज वाले रूट से डालते हैं थ्रू नोज इनटू द ट्रैकिया, उसका डिस्टल एंड भी होता है बेवेल्ड। वो कितना होता है? 30 डिग्री। क्लियर? पहले ये चीज याद रखिएगा। ये वाला है, ये ऑरल से यूज करते हैं, दैट इज 40 डिग्री। इसका बेवेल्ड होता है, बेवेल्ड बोलते हैं कर्व्ड। अब अगर हम नोज से हम यूज करेंगे उस वक्त दूसरा एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसका भी डिस्टल पोर्ट, डिस्टल एंड जो होता है बेवेल्ड होता है, वो भी होता है 30 डिग्री। क्लियर? तो ये 99% में यही यूज होता है, तो ये 1% यूज होता है। इसका कोई भी कुछ मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो लास्ट में बता देंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कैसे करते हैं। इतना तो समझ आया, रेड रबर, पीवीसी क्या होता है, क्यों हम करते हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। देखिए टेक्निक ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, टेक्निक ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। देखिए आप थिएटर में हो, आपने पेशेंट को लाया, पेशेंट को आपने ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे बिठा दिया, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन ओटी टिपिंग टेबल। उस पे आपने उसको लेटाया ऊपर की तरफ फेस करके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले हम टेक्निक में क्या करते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। आपने पेशेंट को लाया, बुजुर्ग है, बच्चा है, छोटा है, जो भी है, टेबल पे बिठाओ ऊपर की तरफ फेस करके, सब कुछ ऊपर करके, दैट्स कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले हम टेक्निक ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, आप खड़े होकर इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, बैठ के, सो के, लेटरल, राइट लेटरल, लिथोटमी पोजीशन में नहीं, इसके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, दैट इज सुपाइन पोजीशन। नंबर 2, हम पेशेंट के सिर के नीचे हेड रिंग रखते हैं, HR। ये हेड रिंग रिक्रूटमेंट नहीं है, HR बोले तो हेड रिंग रखते हैं, हेड रिंग, या हम हेड रिंग भी रख सकते हैं, पिलो भी रख सकते हैं। आपकी बुक पे पिलो रखा है, मेंशन करके पिलो, तो अगर आप पिलो भी लिखना चाहते हो पिलो भी, मगर बेस्ट रहेगा हेड रिंग। हम पेशेंट के सिर के नीचे हेड रिंग रखते हैं जिसका साइज होता है 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पेशेंट को लाओ सुपाइन पोजीशन, उसके बाद पेशेंट के नीचे, सिर के नीचे हेड रिंग रखते हैं जिसका साइज होता है 6 to 8 सेंटीमीटर। हेड रिंग रखने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, या तो हम सिर के नीचे हेड रिंग रखते हैं, सर्कल हेड रिंग रखते हैं, या हम नेक के नीचे रखते हैं ऐसे। तो जब हम हेड रिंग रखते हैं सर के नीचे पेशेंट को, तो उसकी मूवमेंट ऐसी हो जाती है। तो हेड रिंग कब रखते हैं हम? जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट बेहोश हो गया, हमने प्री ऑक्सीजनेशन कर ली, हमने पेशेंट में और ऑक्सीजन ऐड किया, उसके लंग्स में फुल 100% ऑक्सीजन दिया, उसके बाद सुपाइन पोजीशन हेड रिंग भी रख दिया। जब हम हेड रिंग रखते हैं तो क्या होता है, देखिए C1 से लेकर वर्टिब्रा में टोटल 33 बोन्स होती है, क्लियर, 26 भी 33 भी आपको पता होगा कैसे। तो पहली 7 जो होती है 1 से लेकर 7 तक, उनको हम बोलते हैं C7, उन सभी को हम बोलते हैं सर्विकल सुपाइन, क्लियर। जो पहली वाली जो होती है सर्विकल सुपाइन की, जो पहली वर्टिब्रा होती है, उसको हम बोलते हैं एटलस, और दूसरी वाली को हम बोलते हैं एक्सीज। एक्सीज को छोड़ो, फिलहाल एटलस की बात करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एटलस हेयर, और ये वाली बोन जो है किसकी, हमारे ब्रेन की, ये बैक वाली बोन है, दिस इज ऑक्सीपिटल, ठीक, दिस इज ऑक्सीपिट बोन, और पहली वर्टिब्रा है क्या, उसको हम बोलते हैं एटलस। जब हम हेड रिंग नीचे रखते हैं तो ऐसी मूवमेंट होती है, क्या होती है, ऐसी, एटलस और ऑक्सीपिट, वहां पर एक मूवमेंट बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलस और ऑक्सीपिट, एटलस और ऑक्सीपिट में अपना एक जॉइंट होता है, इनके बीच में एक जॉइंट होता है, दैट्स कॉल्ड एटलांटो
ऑक्सीपिटल एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। जब दो बोन्स आपस में मिल जाएंगे वो वहां पर जॉइंट बनाते हैं, इस जॉइंट को हम बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसके बहुत सारे टाइप्स है। इस यूट्यूब चैनल के अगर आप चेक करेंगे वहां पर मैंने जॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है ये कौन सा टाइप है? इट्स अ टाइप ऑफ इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट जेके एसएसबी में बहुत बारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है? इट्स अ इलिप्सॉइड जॉइंट। इट्स अ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिट। क्लियर? जब हम हेड रिंग नीचे रखते हैं, जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है इसमें एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब बोन्स दो जो है ऑक्सीपिट और एटलस ये आपस में खुल जाती है, एक्सपोज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। पिलो डालने के बाद जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वहां पर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब बोन्स दो जो है यहां पर ये दूर होती जाती है। दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। जैसे दिस इज एक्सटेंशन एंड दिस इज फ्लेक्शन। क्लियर? और इसी के साथ साथ जो रेस्ट ऑफ द बोन्स है वो साथ साथ आती है। साथ साथ आने को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। कहां पर? सर्विकल स्पाइन। जब हम हेड रिंग नीचे रखते हैं 6 to 8 सेंटीमीटर, जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वहां पर एक्सटेंशन होता है। दोनों बोन्स आपस में दूर दूर भाग जाती है, तो दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। और बाकी जो रेस्ट 6 बोन जो है वो साथ साथ आने की कोशिश कर रही है, सर्विकल स्पाइन बोन्स, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्शन। ये कब होता है? हेड रिंग डालने के बाद। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंसर्शन ऑफ एलएस लैरिंजोस्कोप। इसके बाद जब आपने हेड रिंग भी डाल दिया एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हुआ कहां पर? सर्विकल स्पाइन में। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड से लैरिंजोस्कोप पकड़ेंगे और पेशेंट के मुंह में डालेंगे राइट साइड से। और जब आप नीचे जाओगे आपको लेफ्ट साइड में जाना है। ऊपर से डालना है राइट साइड से, और फिर नीचे जब जाओगे आपको लेफ्ट साइड से जाना है। और लेफ्ट साइड जाने के साथ साथ आपको पेशेंट की टंग जो होती है उसको भी लेफ्ट साइड लेना है। जब आप इंसर्शन ऑफ लैरिंजोस्कोप करेंगे राइट साइड से, जितना आप नीचे जाओगे उतना आपको लेफ्ट साइड जाना है अलॉन्ग विद टंग। पेशेंट की जबान को भी आपको लेफ्ट साइड लेना है। तो वहां पर फिर क्या होगा? चौथा पॉइंट है वहां पर एपिग्लॉटिस प्लस वहां पर वोकल कॉर्ड्स एक्सपोज होंगे। एक्सपोज बोले तो आपको सीधे एपिग्लॉटिस भी दिखेगा, ठीक है? जो ट्रैकिया का ऊपर वाला ढक्कन जो होता है, कार्टिलेज जो होती है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो भी आपको दिखेगी। जब आप उसको लिफ्ट करेंगे, जब आपको एपिग्लॉटिस दिखेगा, इसी लैरिंजोस्कोप से आपको इसी एपिग्लॉटिस को उठाना है और होल्ड करके रखना है। जब आपने लैरिंजोस्कोप से एपिग्लॉटिस को होल्ड करके रखा, इसी के साथ साथ वोकल कॉर्ड्स भी आपको दिखेंगे। वोकल कॉर्ड्स, ठीक है? द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स, द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, उनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। वो भी आपको दिखेंगे। आपको अच्छे तरीके से ये सब यहां पर दिख रहा है। नेक में जो लैरिंक्स आपको है फुल्ली अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है। आपने लेफ्ट हैंड से किसको? एपिग्लॉटिस को होल्ड करके रखा है। राइट हैंड से आप लाएंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब, और वोकल कॉर्ड्स के बीच में से आप क्या डालेंगे? एंडोट्रैकियल ट्यूब। और जब आप नीचे एंडोट्रैकियल ट्यूब डालेंगे तो डिस्टल एंड पे देखिए, डिस्टल एंड जो है यहां पर कफ होते हैं, तो उस कफ को इस पायलट बलून से इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करके और बाहर, पेशेंट के बाहर दांतों के पास इसको बंद करना है टेप के साथ, और प्रॉक्सिमल एंड को किसके साथ? वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करना है अच्छे तरीके से। एंड दिस वाज अ टेक्निक ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। देखिए, आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला, अच्छे से डाला, पेशेंट के अंदर डाला, आपने इन्फ्लेट भी किया, आपने यहाँ पर इसको बंद भी करा, और अब आपने क्या? वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया। अब आपको देखना है कि क्या एंडोट्रैकियल ट्यूब पेशेंट के ट्रैकिया में गया है या इसोफेगस में गया है। इसको चेक करने के लिए दो चीजें होती है, दो मेथड्स होती है। सबसे पहले होता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मतलब आपको स्टेथोस्कोप लगाना है, और स्टेथोस्कोप का जो बल्ब जो होता है वो आपको पेशेंट के ये चेस्ट पे आपको
देखना है, मतलब वहाँ पर कान लगा के आपने ये बड्स अपने कान में रख के बल्ब को यहाँ पर भी एपिकल साइड और साइड में और नीचे से आपको सुनना है कि ऑक्सीजन जब जाएगी तो वहाँ पर ऐसी कुछ आवाज़ आएगी, मतलब इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन्फ्लेट हो रहा है। नंबर 1 दैट्स कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। नंबर 2, जब आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे अच्छे तरीके से किया आपने इस प्रॉक्सिमल एंड को वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया, क्लियर, और इसके बाद पेशेंट इन्फ्लेट भी हो रहा है और डिफ्लेट भी हो रहा है, इनहेल भी कर रहा है, एक्सहेल भी कर रहा है। तो इसके साथ साथ आपको इसके स्क्रीन के ऊपर नज़र रखनी है, जो स्क्रीन लगी हुई होती है किस पे, वेंटिलेटर पे, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो भी आएगा, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 35 से लेकर 45 तक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब अच्छे से वहाँ पर एक ग्राफ भी बनेगा और वहाँ पर उसका ये मार्जिन भी आ जाएगा 35 से लेकर 45 या 37 होगा, 40 होगा। जब कैप्नोग्राफी भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पेशेंट के बॉडी से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि पेशेंट की जो पेशेंट को आपने इंट्यूबेशन की है वो सक्सेसफुल हुई है। ओब्वियसली जब आप एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया में डालेंगे तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस आएगा, थोड़ी इसोफेगस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा। तो इंट्यूबेशन को चेक करने के लिए आपने इंट्यूबेशन ठीक किया, सबसे पहले ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से आपको देखना है, यहाँ से आपको सुनना, अच्छे तरीके से सुनना है कि जब भी वेंटिलेटर्स को ब्रेथ्स देगा तो आप यहाँ से कुछ साउंड सुनोगे, दैट्स कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। मगर आजकल जो परफेक्ट मेथड है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन को सक्सेसफुली देखना पेशेंट में हुई है कि ना, दैट्स कैप्नोग्राफी। जो ही आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे आपको स्क्रीन पे, मॉनिटर पे देखना है कि CO2 वापस आ रहा है कि नहीं। देखिए, अभी तक हमने जाना एंडोट्रैकियल ट्यूब होता क्या है, टेक्निक भी हमने सीखी। अब हम देखेंगे पेशेंट में कौन कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब हमको देना चाहिए, बच्चों में क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, कौन सा साइज हम बच्चों में देंगे, कौन सा साइज हम अडल्ट मेल्स में देंगे, कौन सा साइज हम अडल्ट फीमेल्स में देंगे। साइज तो हमने देख लिया, अब देखेंगे कि पेशेंट के अंदर कितना डालना है। ये आप थोड़ी उठा के एंडोट्रैकियल ट्यूब उठा के नीचे डालेंगे, नहीं, इसके लिए भी एक मेथड होता है। आप कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट आया, इसकी एज 7 ईयर से, इसको कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा। पेशेंट की एज 10 साल है, इसको कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा और कितना अंदर डालना है। दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब और लेंथ को भी कैलकुलेट करना, आप कितना अंदर डालेंगे। तो इसके बाद हम ये सीखेंगे कि पेशेंट में कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा और कितना अंदर हमको एंडोट्रैकियल ट्यूब डालना है। तो एक ही मिनट में हम बोर्ड को पूरा रब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम पेशेंट के अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं तो एंडोट्रैकियल ट्यूब के बाद डालने के बाद तो जो डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल एंड के ऊपर वहाँ पर 2 कफ होते हैं। कफ बोले तो लेट अस सपोज दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द व्हाट एंडोट्रैकियल ट्यूब, वहाँ पर कफ होता है। कफ एंडोट्रैकियल ट्यूब को होल्ड करके रखता है अंदर, ठीक है। अब इस कफ को कितना इन्फ्लेट करे, कितना इसमें एयर डाले, यूजुअली 2 to 4 ml इसमें आपको एयर डालनी पड़ती है थ्रू पाइवोट बलून, नंबर 1। नंबर 2, जब आप 2 to 4 ml इसमें इन्फ्लेट करते हो क्या एयर, विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स H2O। देखिए, या तो आप 2 to 4 ml एयर डालें किसमें, ये कफ्स इन्फ्लेट करने में, या हम बोलेंगे इसका जो प्रेशर होता है किसका, इसी कफ का, डिस्टल एंड का कफ का, इसका प्रेशर 30 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 30 सेंटीमीटर से ऊपर इसका प्रेशर बढ़ गया, जो यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर जो होती है, ट्रैकिया जो होता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इट में काज ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियल स्टेनोसिस। जब 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रेशर ट्रैकिया की वॉल्स पे होगा तो इट काजेस ट्रैकियल इंजरी।
या हम बोलेंगे ट्रैकियल इस्चीमिया। ट्रैकियल इस्चीमिया क्या बोलते हैं? देखिए, जब आपने 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रेशर इसमें क्या इन्फ्लेट किया, किसमें, डिस्टल कफ में, जो ये वॉल्स होती है किसकी, ट्रैकिया की, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इस्चीमिया। तो ट्रैकियल इस्चीमिया, ट्रैकिया की जो वॉल्स है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी। क्यों बंद होगी? आपने ओवर इन्फ्लेट किया है किसको, डिस्टल कफ को। तो यूजुअली डिस्टल कफ को 2 to 4 ml आप एयर भरिए विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर H2। 30 सेंटीमीटर से अगर आप ऊपर गए देन इट विल कॉज व्हाट, ट्रैकियल इंजरी। तो इसके बाद सबसे पहली बात, नॉर्मली अडल्ट मेल्स में हम यूजुअली 8.5 नंबर वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं, या आप लिख सकते हो 8.5 नंबर और 8.5 mm। जो mm होता है ना, mm इट इज एक्चुअली इंटरनल डायमीटर ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। इंटरनल डायमीटर ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। देखिए, इंटरनल डायमीटर बोले तो जो अंदर का डायमीटर होता है ना, इसका अंदर से जो डायमीटर होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का, दैट्स mm। वो mm में हम गिनते हैं। तो अडल्ट मेल्स में हम कौन सा यूजुअली यूज करते हैं, 8.5। अडल्ट फीमेल्स में हम यूजुअली यूज करते हैं 7.5 mm, या हम बोलेंगे नंबर। क्लियर? mm बोले तो इंटरनल डायमीटर। प्रीमैच्योर्स पेशेंट जो होते हैं, प्रीमैच्योर वो वाले बच्चे, देखिए प्रीमैच्योर मैंने यहां पर लिख लिया, पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन कर लूं, प्रीमैच्योर बच्चे किनको कहते हैं। जब हम बोलते हैं पेट में बच्चे, माँ के पेट में बच्चा 9 मंथ्स पलता है, जो भी बच्चा 9 मंथ से पहले ही पैदा होगा उस बच्चे को हम बोलते हैं प्रीमैच्योर। लेट अस सपोज हमने बोला कि 9 मंथ्स इज इक्वल टू 40 वीक्स। अब कोई बच्चा, कुछ भी प्रॉब्लम थी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमने देख ली, हमने उस बच्चे को पहले ही क्या बाहर निकाला माँ के वॉम में से। लेट अस सपोज 37th वीक था, मतलब हमने पेशेंट को, फीमेल ने डिलीवरी दी पहले ही, हमने बच्चे को पहले ही बाहर निकाला 37th वीक में। इस पेशेंट को हम बोलते हैं प्रीमैच्योर, जो वक्त से पहले ही बाहर आ जाए। क्लियर? अगर इसमें अब कोई सर्जरी होगी 2 दिन के बाद, इसमें हम यूजुअली कौन सा वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं, 2.5 mm। सबसे छोटा एंडोट्रैकियल ट्यूब 2.4 mm होता है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं प्रीमैच्योर पेशेंट्स में। प्रीमैच्योर पेशेंट्स मतलब जो 40 वीक्स 9 मंथ से पहले ही पैदा होगा। जो भी बच्चा, छोटा बच्चा जिसकी एज 0 से लेकर 6 मंथ्स तक होगी, 2 मंथ का, 2 दिन का, 3 दिन का, मगर वो बच्चा नॉर्मल होगा। वो बच्चा 9 मंथ्स के बाद ही पैदा हुआ होगा। 9 मंथ्स से पहले वाला प्रीमैच्योर होता है और 9 मंथ्स के बाद उसको नॉर्मल बेबी कहते हैं। अब कोई भी बच्चा 0 to 6 मंथ्स तक है, उसकी एज है, उसमें हम यूजुअली यूज करते हैं कौन सा वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब, 3.0 से लेकर 3.5 mm वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब अगर आप पेशेंट की, कोई बच्चा है जिसकी एज है 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, उसमें हम कौन सा वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं, 3.5 से लेकर 4.0 mm। ठीक है? जब आप आएंगे ऑपरेशन थिएटर में, पहले आप सबसे पहले पेशेंट की एज पूछेंगे। अगर छोटा बच्चा होगा, आप छोटे इधर पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर में है, तो पेशेंट बच्चे की एज आप देखेंगे क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या एंडोट्रैकियल ट्यूब आप सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? लेट अस सपोज हमने बोलते हैं प्रीमैच्योर के लिए ये 0 to 6 मंथ्स बच्चों के लिए ये, 6 मंथ से लेकर 1 साल बच्चों के लिए ये। अब कोई बच्चा आ गया
कोई छोटा बच्चा आ गया, उसकी एज है 1 साल से ऊपर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसको कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब हम देंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला आती है। ये फॉर्मूला है उन बच्चों के लिए जिनकी एज, फॉर्मूला फॉर चिल्ड्रंस जिनकी एज होती है ग्रेटर देन 1 ईयर, उनके लिए एक फॉर्मूला होती है एज इन ईयर्स। ये फॉर्मूला उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की एज 1 साल से ऊपर हो, 1 साल से ऊपर अप टू 6 ईयर्स, 6 साल तक, ठीक है। उन बच्चों के लिए फॉर्मूला है जो 1 साल से ऊपर हो, अप टू 6 ईयर तक। बच्चा आ गया, वो 1 साल से ऊपर है, 2 साल है, 3 साल है, उसके लिए फॉर्मूला है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 3 प्लस 3.5। पेशेंट की एज 3 साल है, पेशेंट की एज 3 साल है। लेट अस सपोज पेशेंट की एज 3 साल है, एज इन ईयर्स, पेशेंट की एज, बच्चे की एज 3 ईयर्स है, डिवाइड बाय 3, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 0 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 3.5 mm। तो इट मीन्स जो 3 साल का बच्चा है उसको 3.5 mm या 4.0 mm वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज होगा। क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर करिए। पेशेंट है 1 साल से लेकर 6 साल तक एज है, उसके लिए फॉर्मूला है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 3 प्लस 3.5। क्लियर? अगर पेशेंट की एज 4 है तो 4 डिवाइड बाय 3, फिर प्लस करना है 3.5। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर किन के लिए? जो 1 से लेकर 6 साल तक है। अब कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी एज 6 साल से ऊपर है, 6, 7, 8, 9 साल, 10 साल, उसके लिए आप कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है। हम खाली अभी एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला फॉर द पेशेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 6 ईयर्स, ग्रेटर देन 6 ईयर्स, अप टू यहां पर नहीं है क्योंकि अप टू के बाद अडल्ट आएगा। 6 साल से ऊपर चाहे 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल है, तो उन पेशेंट्स में आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब कौन सा चूज करोगे, कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब आप उनको दोगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है, दैट इज एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4.5। एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4.5। अब कोई बच्चा है जिसकी एज है 7, लेट अस सपोज पेशेंट की एज है 7, डिवाइड बाय 4 प्लस 4.5 इज इक्वल टू, मैं भी करता हूं आप भी कीजिएगा। देखिए मैं करूंगा यहां पर, दैट इज 7 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1.5 प्लस करेंगे आप 4.5 इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, ये कैलकुलेट नहीं चल रहा है। दैट इज 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू, यूजुअली 7 पॉइंट इस यहाँ पर आ गया 5.75। यूजुअली हम यूज करेंगे आप, या तो हम 5.5 से लेकर 6.0 mm। क्लियर? ऐसे ही पेशेंट आ गया आपके पास, पेशेंट की एज है 8 ईयर्स, दैट इज 8 ईयर्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4.5, 9 ईयर्स, 9 डिवाइड बाय 4 प्लस 4.5, 2 ईयर्स, दैट इज एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 3 प्लस 3.5। क्लियर? एंड दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? पेशेंट आ गया आपके पास, पेशेंट को कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब देना है। लेट अस सपोज मेरे पास पेशेंट आ गया, पेशेंट छोटा बच्चा था 7 ईयर्स का, उसके लिए हमने एंडोट्रैकियल ट्यूब निकाला 6 साइज का, 6 mm का एंडोट्रैकियल ट्यूब उसके लिए फिट है। अब हमको देखना है कि कितना अंदर हमको पेशेंट के लिए, कितना अंदर हम पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल सकते हैं।
मेल्स के लिए, अडल्ट मेल्स के लिए हम यूजुअली 23 सेंटीमीटर डालते हैं। फीमेल्स के लिए, अडल्ट फीमेल्स के लिए 21 सेंटीमीटर्स डालते हैं। अब चिल्ड्रंस में आपको डेप्थ निकालनी है। डेप्थ मतलब कितना नीचे तक हमको उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब को लेना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला आती है, दैट इज एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 2। पेशेंट की एज क्या है, डिवाइड बाय 2 प्लस 12। देखिए, लेट अस सपोज पेशेंट की एज है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 12। क्लियर? इससे आप डेप्थ निकालेंगे। तो हमने देखा एंडोट्रैकियल ट्यूब पेशेंट में कौन सा वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला। अब पेशेंट में कितना अंदर हम एंडोट्रैकियल ट्यूब डालेंगे, कितना अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब डालेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला, दैट इज एज इन ईयर्स प्लस 12 डिवाइड बाय 2। नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 2 प्लस 12। क्लियर? एंड दिस वाज ऑल अबाउट एंडोट्रैकियल इंटुबेशन। देखिए, लास्ट बात यहीं पर हम बंद करेंगे। अगर आप अब नेजल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी सिंपली नोज से जाना है। अब फिर नीचे से आपको क्या बराबर आपको कहाँ से लैरिंक्स को विजुअलाइज करके एपिग्लॉटिस को होल्ड करके ट्रैकिया में उसको ले जाना है। क्लियर? मगर जब भी आप देखिए, मुंह से हम जाते हैं माउथ और फेरिंक्स, ठीक है, लैरिंजोफेरिंक्स के आगे फिर लैरिंक्स आता है, ठीक है। अगर हम नोज से जाएंगे, देखिए नोज इसका रूट ज़्यादा बड़ा है, ऊपर से जाना पड़ेगा। नेजोफेरिंक्स ऊपर से फिर नीचे जाता है। क्लियर? जब हम मुंह से इंट्यूबेशन करते हैं, इसके लिए कम रूट है और ऊपर से ज़्यादा रूट है। जब भी आप नोज से नेजल रूट करेंगे, नेजल रूट प्रेफर करेंगे फॉर नेजल इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, अगर आप नोज से एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे तो उस वक्त आप डेप्थ जब निकालेंगे, डेप्थ एज इन ईयर्स, पेशेंट में कितना अंदर डालना है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 2 प्लस 12। जो भी रेशो वहां से निकलेगा ना, जो भी निकलेगा वहां से रेशो, उसको हमेशा प्लस करना 3। तब प्लस करना 3 जब आप नोज से एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन के बाद बहुत सारे ट्यूब्स आते हैं, लाइक फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब आता है, यहाँ बोलेंगे RAE, दैट इज रिंग एडाइड एल्विन और राइट एंगुलर एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, जिनको हम ऑक्सफोर्ड ट्यूब्स भी कहते हैं। उनको भी हम लिप सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं, फ्लेक्सोमेटेलिक करते हैं यूज़। बहुत सारे ऐसे एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए थ्रू आउट द सर्जरी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पे कमेंट करिए, हमको फीडबैक दीजिए कहाँ पर आपको फर्दर कन्फ्यूजन रहा, और वीडियो के लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।